हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों के बीच मौजूद है एक ऐसा वैली जिसे यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। पर यहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैवल करना होता है दुनिया के सबसे खतरनाक रूट्स में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। सतलुज नदी के किनारे पहाड़ों को काट कर बनाए गए इन खतरनाक रास्तों को जब आप पार कर लेते हैं तो पहुंचते हैं किन्नौर वैली में। और इसी खूबसूरत वैली की पहाड़ों की गोद में बसा है एक ऐसा विलेज जहां भारत की सीमा खत्म होती है और शुरू होता है एक अलग ही दुनिया का नज़ारा। इंडिया के लास्ट विलेज के नाम से फेमस ये जगह है चितकुल। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन विशाल पहाड़ों के बीच बसा है ये विलेज। तो जो ये बर्फ़ आप लोग देख रहे हो वो लगभग 5-6 दिन पहले का ही गिरा हुआ है। ये लगभग अप्रैल के एंड तक ही यहाँ पे रहेगा। हो सकता है पहाड़ के ऊपर पे थोड़ा स्नो रहे, लेकिन अप्रैल के एंड तक सब वापस से हरा हो जाएगा। चितकुल ही वो लास्ट प्लेस है हिंदुस्तान तिब्बत रोड का जहाँ तक लोग बसते हैं, और इसलिए इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चितकुल से आगे सेंसिटिव जोन चालू हो जाता है जिसकी सुरक्षा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस करती है। चितकुल की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है इसके घरों का ये आर्किटेक्चर। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। इनकी छतों को ढलानदार रखा गया है जो सर्दियों में बर्फ़ को इनकी छतों पे इकट्ठा होने से बचाते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल करके बनाया गया है यहाँ का ये मंदिर। किन्नौर के हर गांव की अपनी स्थानीय देवी देवताएं होती है और चितकुल समर्पित है मथी देवी को। यह मंदिर अपनी लकड़ी की बारीक नक्काशियों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि यह लगभग 500 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि देवी और इनके परिवार ने वृंदावन से मथुरा और फिर बद्रीनाथ होते हुए चितकुल तक की कठिन यात्रा की थी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिवार के लोगों को रक्षक के रूप में तैनात करने के बाद अंत में मथी देवी ने चितकुल में बसने का फैसला किया। उनके यहाँ आने के बाद गांव में समृद्धि आने लगी, जिससे वे यहाँ की एक महत्वपूर्ण देवी बन गई। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरा ध्यान मंदिर के शिखर पर गया। इस सिंबल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये चमक उठता है, जिससे ये मंदिर और भी दिव्य लगने लगता है। दूसरी चीज़ जिस पे ध्यान जाता है वो है यहाँ के ये निवासी, ये कबूतर। जब मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती और मंदिर शांत हो जाता है तो ये यहाँ खाने की तलाश में इधर उधर उड़कर मंदिर में हलचल बनाए रखते हैं। इस विलेज से होते हुए बहती है बांसपा रिवर। चितकुल इस नदी के किनारे बसने वाला पहला विलेज है। ये नदी ही चितकुल के पानी का मेन सोर्स है। इंडिया तिब्बतियन बॉर्डर के करीब चुंग सखागो पास से निकलने वाली ये नदी चितकुल के जैसे ही कई और गांवों से बहते हुए करीब 95 किलोमीटर लंबे सफ़र करने के बाद सतलुज नदी से जाकर मिलती है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि तल के पड़े पत्थरों को भी हम ऊपर से देख सकते हैं। ये नदी इस जगह के आकर्षण और सौंदर्य में 4 चांद लगा देती है। बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलने वाला साफ पानी यहाँ के वातावरण को मनमोहक बना देता है।
चितकुल पहुंचकर जब मैं बास्पा नदी के किनारे गया तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत पुल पर। यह पुल सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ता ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए फ़ोटो खिंचवाने का एक फेमस जगह भी है। इस पुल से खड़े होकर आप चितकुल गांव का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ जंगल, उनके बीच में बने लकड़ी के ये घर और साथ में बहती ये नदी एक साथ देखने से ऐसा लगता है मानो किसी एनिमेटेड मूवी का सीन हो। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद मैं चल पड़ता हूँ चितकुल के एक कैफ़े की ओर, जिसको लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कैफ़े की तरफ जाने वाले इस रोड के आसपास मुश्किल से ही एक दो घर दिखाई देते हैं। चारों ओर ये बर्फ़ से ढकी ज़मीन और पहाड़ ही दिखाई देते हैं। कैफ़े तक पहुँचते पहुँचते यह एहसास होने लगा कि मैं सच में इंडिया के किसी लास्ट सिविलियन प्लेस पर पहुंच चुका हूं। ये कैफ़े जाना जाता है लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया के नाम से। ये ही इस रूट का लास्ट कैफ़े है जहां तक ट्रैवलर खाना खा सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर बाद से ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया चालू होता है, जिसके आगे सिर्फ आर्मी पर्सनल ही जा सकते हैं। कैफ़े में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं और जो सबसे कॉमन है वो है मैगी। यहाँ के ओनर ने बताया कि ये कैफ़े कुछ दिन पहले ही खुला है। इससे पहले यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी और इस कारण से ये कैफ़े बंद था। चितकुल एक ऊंची जगह पे बसा है। जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है तो यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए जब सर्दियों का मौसम आता है तो यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग इस ऊंची जगह को छोड़कर यहाँ से निचले हिस्सों में बसे विलेजेस में चले जाते हैं। उन विलेज में से एक नाम है सांगला। छब्बीस 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसी सांगला घाटी दुनिया की कुछ खूबसूरत घाटियों में से एक है। बास्पा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव पाइन, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। सांगला में घूमने की जगह में आता है यहाँ का एक फेमस किला कमरू फोर्ट। कमरू फोर्ट 7 मंजिला इमारत है। नीचे की 2 मंजिलें चट्टानों से बनी हैं और बाकी 5 मंजिलें पूरी तरह से लकड़ी से बनी हैं। इस किले को पहाड़ी की एक चोटी पर बनाया गया है जहाँ से पूरा सांगला को देखा जा सकता है। 15वीं शताब्दी में इस किले पर भूशहर डायनेस्टी ने राज किया था। बाद में इस जगह को एक मंदिर का रूप दिया गया जिसमें कामाक्षी देवी को स्थापित किया गया। किले में प्रवेश करने के लिए पारंपरिक किन्नौरी टोपी और कमर में लाल बेल्ट पहनना ज़रूरी है। यह देवी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति गुवाहाटी से लाई गई है और सांगला गांव के लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। इसके बाद मैं जाता हूँ सांगला वैली के सबसे मशहूर व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद आता है सांगला व्यू पॉइंट। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि हम इंसान कितने छोटे हैं इस विशाल प्रकृति के सामने। अगर किन्नौर एक किताब है तो सांगला उसके सबसे खूबसूरत पन्नों में से एक है। लेकिन इस किताब में ऐसे कई पन्ने हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। ऐसा ही एक और पन्ना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ लोग पहाड़ों के इतने करीब रहते हैं कि लगता है जैसे वे इन पहाड़ों के साथ ही जिंदगी जीते हो। कल्पा जो बसा है इन किन्नौर कैलाश के पहाड़ों की गोद में।
चारों ओर पहाड़ और बीच में लोगों के ये घर। यहाँ के घरों को देखकर लगता है जैसे इनको बनाया ही गया हो इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए। आमतौर पर पहाड़ों को देखने के लिए हमें घंटों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ऊपर चढ़कर व्यू पॉइंट ढूंढना पड़ता है, पर कल्पा इन सब से अलग है। यहाँ कहीं भी खड़े होकर जब भी आप अपनी नज़र उठाएंगे किन्नौर कैलाश रेंज आपके सामने होगी। ये विलेज खूबसूरत तो है ही, पर इसकी खूबसूरती और निखर जाती है जब आप सनराइज से पहले पहुंचते हैं। सूरज की पहली किरण जब इस विलेज को छूती है तो इसमें एक अलग ही जान डाल देती है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि अगर लोगों को अपना घर स्वर्ग में बनाना होता तो वो कुछ इसी तरह की जगह को चुनते। कल्पा के इन घरों के बीच में बना है नारायण नागिन टेम्पल। यह एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु और नाग देवी को समर्पित है। जब आप इस मंदिर को देखोगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है इसकी अद्भुत लकड़ी की नक्काशी। ये मंदिर ट्रेडिशनल हिमाचली नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। दीवारों और खंभों में देवी देवताओं के साथ साथ ड्रैगन को भी बनाया गया है, क्योंकि कल्पा के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों को मानते हैं। कल्पा में दूसरा टूरिस्ट प्लेस है रोला क्लिफ। कल्पा से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है ये क्लिफ। ये एक व्यू पॉइंट है जो कि मौजूद है कल्पा और रोही विलेज को कनेक्ट करने वाले रोड में। इस रोड को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ रोड के एक साइड पे है गहरी खाई जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लगती है, पर इससे ज़्यादा खतरनाक है ये चट्टान की दीवार जहाँ से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। लगभग 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह जगह आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। यहाँ के रोड को कुछ कुछ जगह लगभग 90 डिग्री वाले चट्टानों को काट कर बनाया गया है। रोला क्लिफ एक खड़ी चट्टान है जो कि काफ़ी गहरी है। यहाँ खड़े होकर नीचे देखने पर ये उतना गहरा नहीं लगता, लेकिन साइड से जब आप इसको देखते हैं तो ही इसकी असली गहराई का पता चलता है। इस जगह को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक तरफ किन्नौर कैलाश की बर्फीली चोटियाँ हैं और दूसरी तरफ सतलुज नदी की गहरी घाटी। पत्थर गिरने का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है, फिर भी यह नज़ारा इतना खूबसूरत है कि हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कल्पा एक फूल के लिए भी जाना जाता है। आपने जापान के एक फूल के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कल्पा में भी उसी तरह का एक फूल है जिसको एप्रिकॉट ब्लॉसम कहते हैं। सही क्लाइमेट कंडीशन के कारण ये कल्पा में जगह जगह देखे जा सकते हैं। यहाँ घूमते घूमते लोगों से पता चला कि यहाँ एक ट्रैक भी है, छाका पीक। तो अगले दिन की शुरुआत के साथ ही मैं निकल जाता हूँ इस ट्रैक के लिए। लगभग 3 किलोमीटर के इस ट्रैक को जाना जाता है इसके टॉप से निकलने वाले इस पानी की धारा के लिए, जो कि ऊपर बर्फ़ के पिघलने से बनती है। साथ ही साथ जो टॉप से कैलाश रेंज का व्यू मिलता है वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। चाका पीक पे पहुंचने के लिए हम लोग को इस पानी को फॉलो करते जाना है और हम लोग इसके टॉप पे पहुंच जाएंगे। कम ही लोग इस ट्रैक के बारे में जानते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ भी नहीं होती और आज तो कोई भी नहीं है। पर शायद फिर भी इस ट्रैक में आज मैं अकेला नहीं हूँ।
ट्रैक के शुरुआत में ही ये पहाड़ी डॉग भी मेरे आगे आगे चल रहा है, जैसे वो भी इस एडवेंचर में मेरे साथ शामिल होना चाहता हो। ट्रैक के शुरुआत का हिस्सा काफ़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर जाके रुकना पड़ रहा है। इसके रास्ते घने देवदार के पेड़ों से घिरे हैं, जो इनको और भी सुंदर बना रहे हैं। थोड़े ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ बर्फ़ वाले रास्तों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ इतने ऊपर लोगों ने ज़मीन समतल करके खेती के लिए जगह बनाई है, जो कि इस मौसम में बर्फ़ से ढक चुका है। इन बर्फीले रास्तों पे चलना थोड़ा मुश्किल है, पर इसके लिए शायद ये काफ़ी मज़ेदार है। सफ़र के बीच कभी ये पक्षियों के पीछे भाग पड़ता है, तो कभी किसी अनजानी खुशबू का पीछा करते हुए रास्ता बदल लेता है, जिससे लगता है कि ये मेरे साथ यहीं तक था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उससे दोबारा मुलाकात हो जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं हूँ और वो मेरे साथ जो डॉग आया था, जो अभी शायद सो रहा होगा वहाँ नीचे, थक गया है शायद। और ये बाकी तो पूरा यहाँ पे सन्नाटा है, कोई यहाँ पे नहीं है। काफ़ी कम लोग इस ट्रैक के बारे में जानते हैं। मैं भी यहाँ आया तो ही मेरे को लोकल लोगों ने बताया कि ये ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन जगह काफ़ी सही है ट्रैक करने के लिए। और ऊपर चढ़ने पे रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ बर्फ़ काफ़ी गहरी थी, किसी किसी जगह पर मैं कमर से ऊपर तक बर्फ़ में धंस जा रहा था। ऊपर इतनी बर्फ़ थी कि झाका पीक तक पहुँचना मुश्किल और ख़तरनाक दोनों ही लग रहा था, इसलिए यहाँ से आगे ना जाना ही सही लगा। हालांकि इस ट्रैक में मैं पीक तक नहीं पहुँच पाया, पर हम दोनों के लिए यहाँ आना बेकार नहीं गया। शायद नेचर ने हम दोनों को यहाँ तक आने का इनाम दे ही दिया, क्योंकि इस डॉग को रास्ते में खाने के लिए मिल गया एक हड्डी, और मैं देख पाया कि नौर कैलाश माउंटेन का ये ज़बरदस्त व्यू। इन पीक्स के बीच मौजूद है किन्नौर कैलाश पीक, जो इस माउंटेन रेंज को काफ़ी फेमस बनाता है। यहाँ हर साल हज़ारों लोग ट्रैक करके पहुँचते हैं इस जगह पे, ताकि दर्शन कर सके नेचुरल रॉक फॉर्मेशन से बने इस 79 फुट लंबे शिवलिंग का।